वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का 28 को क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड एग्जाम है और आज हम इस वीडियो में आपका पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करने वाले हैं। जी हां, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखन कौशल। तो आप लोगों के पास राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आने वाला है। जी हां, दिनांक 28 फरवरी 2025 को क्लास 10th का जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम है उसमें राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आएगा, याद रख लीजिए। और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं। सबसे पहले आप पे आएगा एक अनुच्छेद। सबसे पहले एक अनुच्छेद आएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा और आपको अराउंड 120 वर्ड्स लिखने। अब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे 120 शब्द गिनने, अगर आपके 100 वर्ड्स भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसपास लिखने। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद आएगा। आप लोगों के पेपर में 3 अनुच्छेद आते, 3, और 3 में से आपको एक करना है। 3 में से आपको एक करना है। तो ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें एक तो बहुत आसान होता ही है 3 में से। कई बार तो दोनों बहुत आसान होते हैं, कई बार तीनों बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास 3 अनुच्छेद आएंगे, 3 पैराग्राफ, और उनमें से आपको कितने करने, एक करना है मात्र। कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। और कितने वर्ड लिखने, अराउंड 120 वर्ड्स अराउंड। पहले चीज क्लियर हो गई। 20 मार्क्स का है टोटल राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 6 मार्क्स का 120 वर्ड्स। ठीक है, देखिए उसके बाद आप लोगों के पास आएगा लेटर, जिसको हम कहते हैं पत्र लेखन। आप लोगों के पास 2 पत्र आएंगे, एक फॉर्मल आएगा और एक इनफॉर्मल आएगा। दोनों में से आपकी मर्जी, आप कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक पत्र करना है, यह होगा 5 मार्क्स का और इसमें लिखने अराउंड 100 वर्ड्स। क्लियर हो गया। सबसे पहले 3 अनुच्छेद आएंगे, आपको उनमें से एक करना है। उसके बाद 2 पत्र आएंगे, दोनों में से एक करना है। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। अनुच्छेद 6 नंबर का और 5 नंबर का पत्र। ठीक है, ये फॉर्मल है और उसके बाद इनफॉर्मल भी है। हम आपको पूरा राइटिंग सेक्शन कराएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों के पास आएगा औपचारिक ईमेल। जी हां, औपचारिक ईमेल आएगा आप लोगों के पास 5 मार्क्स का और इसमें लिखने होते हैं आपको 80 वर्ड्स। कितने लिखने होते हैं, 80 वर्ड्स, और 5 मार्क्स का आता है। और इसके साथ क्या आता है ऑप्शन में, इसके साथ ऑप्शन में आता है स्ववृत्त लेखन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोडेटा। ठीक है, यह भी आता है इसके साथ। या तो आप ईमेल करिए या आप बायोडेटा करिए, आपको जो आसान लगता है। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप ईमेल करिए, लेकिन अगर आपको बायोडेटा ज्यादा आसान लगता है तो आप बायोडेटा भी कर सकते हैं। तो यह भी 5 मार्क्स का आता है, 80 वर्ड्स लिखने होते हैं। या तो आप ईमेल लिखिए या आप बायोडेटा कीजिए। ठीक है, कितने हो गए, 16 हो गए। 6 नंबर का अनुच्छेद, 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का जो है या तो आप बायोडेटा करेंगे या आप ईमेल करेंगे। 16 हो गए। अब बचे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स में आप लोगों के पास आएगा या तो आप विज्ञापन बनाएंगे। देखिए जैसे इस बच्चे ने बनाया विज्ञापन, कितना सुंदर विज्ञापन है। या तो आप विज्ञापन बनाएंगे 4 मार्क्स में, या उसके साथ होगा संदेश लेखन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मैसेज राइटिंग। दोनों बहुत आसान है, विज्ञापन भी बहुत आसान है और संदेश भी बहुत आसान है। तो आज हम इस राइटिंग पोर्शन में पूरे 20 में से 20 मार्क्स लाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद की। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 6 नंबर का आएगा, जिसमें आपको लगभग 120 शब्द लिखने। 3 होंगे अनुच्छेद, आपको एक करना है। अब अनुच्छेद में खास बात क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, एक अनुच्छेद है मोबाइल फोन सुविधा या असुविधा, ये हेडिंग है। मान लीजिए 3 में से एक हम इस अनुच्छेद को कर रहे हैं, तो ऊपर हम टॉप में हेडिंग डाल देंगे मोबाइल फोन सुविधा या असुविधा। तो टॉपिक तो आप समझ गए होंगे, मोबाइल फोन के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको ना उन्होंने पॉइंट्स दिए होंगे, आवश्यक अंग, इसके सकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव और सुझाव। यानी कि आपको जो पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर ये पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे इनको हेडिंग में लिख देते हैं। जैसे
इस तरीके से हेडिंग में और इसके आगे डैश करके इसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हेडिंग्स में नहीं लिखना है, ये तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो आपको इनके अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ लिखना है। यानी कि आपको एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें यह बताया गया हो कि मोबाइल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, उसके फायदे, उसके नुकसान, और लास्ट में आपको सुझाव भी देना है। तो आपको ऐसे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। हेडिंग्स में नहीं लिखना है। याद रखिए, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। जब मैं पिछली बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा था तो बच्चों ने इसको हेडिंग्स में लिख दिया। नहीं, आपको ये पैराग्राफ में लिखना है। देखिए, जैसे उन्होंने हमें ये 4 वो दे रखे हैं ना, ये संकेत बिंदु, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखिए एक पैराग्राफ लिखेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास मोबाइल जरूर रखता है। तो ये तो पहली हेडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी कि मोबाइल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। अब मैं इसके फायदे बताऊंगा। देखो, मोबाइल के अनेक लाभ हैं। इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हिसाब किताब लगा सकते हैं, कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरी हेडिंग क्या थी? दुष्प्रभाव। लेकिन इसके कई गलत प्रभाव भी हैं। इससे समय बेकार होता है, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, आंखों पर बुरा असर पड़ता है और जान का खतरा भी रहता है। अब लास्ट पॉइंट था सुझाव। इसलिए हमें मोबाइल का सही प्रयोग करना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो 100 वर्ड्स है ही नहीं, तो ये लगभग 80-90 वर्ड्स है। मैंने आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताया, आप इसे और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे आपको एक अनुच्छेद लिखना है जिसके अंदर ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनके बारे में चर्चा की गई हो, इनके बारे में लिखा गया हो। क्लियर हो गया? अनुच्छेद आसानी से कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि 3 होते हैं और आपको एक करना होता है बस। और लास्ट में एक स्लोगन अगर आपको याद आ गया तो लिख देना, जैसे मोबाइल फोन ले जाओ, सही प्रयोग से सफलता पाओ। ये थोड़ा सा ऐसे आपको स्लोगन लिख के ना थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है, तो अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मोबाइल फोन ले जाओ, सही प्रयोग से सफलता पाओ, बस हो गया हमारा अनुच्छेद। तो कितना सरल था अनुच्छेद, 6 नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई। 3 ऑप्शन है, 3 अनुच्छेद है, उसमें से एक तो बहुत आसान होता ही है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंतर्गत ऊपर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनके बारे में भी आपने लिखा हो। याद हो गया? अब उसके बाद देखिए, अब हम फॉर्मल लेटर पर आते हैं। आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन होगा राइटिंग पोर्शन में, वो फॉर्मल लेटर भी होगा और इनफॉर्मल भी होगा, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं ऑफिशियल लेटर, और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को लिखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं देखिए। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखना, अनौपचारिक पत्र जो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं वो बहुत इजी भी होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं पहले फॉर्मल लेटर समझा रहा हूं आपको। देखो, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। यानी कि आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरियां बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए आप थानाध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आप समझिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका एड्रेस। तो आपके एड्रेस में आप परीक्षा भवन लिख देना और पूर्ण विराम लगा देना, इतना बहुत है एड्रेस। इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं अ ब स नगर, लेकिन वो लिखना भी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई बच्चा जो पेपर दे रहा है वो एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहा है। तो आपका एड्रेस होगा सबसे पहले परीक्षा भवन। या फॉर्मल में भी लिखेंगे, इनफॉर्मल में भी लिखेंगे। शुरुआत में आप लिखेंगे परीक्षा भवन और पूर्ण विराम लगा देना, दैट्स ऑल। मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के दिनांक डाल देना, जैसे इस बच्चे ने लिखी है। दिनांक आप उसी दिन की डालेंगे जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं, यानी 28 तारीख को आपका पेपर है तो आप उसी दिन की डेट डालना। तो सबसे पहले हो गया परीक्षा भवन जो कि हमारा एड्रेस है, फिर एक लाइन छोड़ के आ गई दिनांक। क्लियर हो गया? फिर एक लाइन छोड़ देना आप। अब देखिए इन 4 चीजों को समझिए। यहां पर जो ये 4 चीजें, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। सेवा में के बाद हमने किसको पत्र लिखना था? हमने पत्र लिखना था थानाध्यक्ष को, तो मैंने लिख दिया सेवा में थानाध्यक्ष। अब थाना माने क्या होता है? थानाध्यक्ष कहां बैठा होता है? पुलिस विभाग, और लास्ट में कोटद्वार। आप कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखेंगे हम सेवा में। सेवा में के बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, इसमें था थानाध्यक्ष को लिखिए, तो हम लिखेंगे थानाध्यक्ष, उसके नीचे पुलिस विभाग, कोटद्वार। अगर ये पत्र आपके प्रधानाचार्य के लिए होता, मतलब स्कूल से रिलेटेड किसी चीज के लिए, कि आपकी फीस माफी के लिए या छुट्टी के लिए, कुछ के लिए भी, तो आप लिखते सेवा में, उसके बाद लिखते प्रधानाचार्य जी, उसके नीचे अपनी स्कूल का नाम और उसके नीचे जगह का नाम। यही तो होता है पैटर्न। क्लियर है?
अब फिर एक लाइन छोड़ के आपको विषय लिखना है। विषय आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। विषय क्या था? चोरियों की रोकथाम हेतु। हमारा मुद्दा क्या है? हम क्यों इस पत्र को लिख रहे हैं? चोरियों को रोकने हेतु। बस इतना ही विषय लिखा जाता है, बड़ा नहीं। चोरियों को रोकने हेतु। फिर आप एक लाइन लीव कर दीजिए। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लाइन लीव कहां पे करनी है। बाकी पैटर्न तो सिंपल ही है। उसके नीचे लिखना महोदय और कॉमा लगा के फिर नीचे से लिखना मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं। मैं इस पत्र के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले जौनपुर में, जहां आप रहते हैं कोई भी जगह का नाम लिख दीजिए, हमारे मोहल्ले जौनपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन के समय में भी घरों में चोरियां हो रही हैं और लोगों को लूटा जा रहा है। कई लोगों में क्या है, कई लोगों को तो क्या है, मार भी दिया गया है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कंटेंट आपको बनाना है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले में सुरक्षा बढ़ा दी जाए, या आप हमारे मोहल्ले में सुरक्षा बढ़ा दें ताकि लोग आराम से रह सकें। बस यही तो था मेन मुद्दा। और उसके नीचे एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिख देना, और फिर एक लाइन छोड़ के भव दिया, और नीचे अपना नाम। आपको क्वेश्चन में नाम दिया होगा, याद रखना। अब जो लेटर आ रहे ना, उनमें आपको नाम दिया होगा, आप सेम नाम लिखेंगे जो लेटर में दिया गया है। क्लियर हो गया? बस यही था। एक बार दोबारा से देख लीजिए। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आता है परीक्षा भवन, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ के बीच का ये जो कंटेंट है, सेवा में थानाध्यक्ष पुलिस विभाग कोटद्वार, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के विषय, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, फिर आपका जो मेन जो बीच का कंटेंट है सारा, और लास्ट में धन्यवाद और भवदिया और अपना नाम। क्लियर है? बहुत सरल है। उसके बाद है अनौपचारिक पत्र, जो उससे भी आसान होता है। देखिए, बुरे वक्त में मित्र द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। सबसे पहले लेटर को समझिए क्या कह रहे हैं, कि बुरे वक्त में आपके मित्र ने आपकी सहायता की। क्लियर है? उसके लिए फिर आपको एक धन्यवाद पत्र लिखना है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए कैसे। सबसे पहले वही परीक्षा भवन आएगा। क्लियर है? फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक आएगी। क्लियर हो गया? ये तो दोनों में आएगा, फॉर्मल में भी, इनफॉर्मल में भी। इनफॉर्मल पे ज्यादा जोर डालिए, वो ज्यादा आसान है। सबसे पहले परीक्षा भवन, क्लियर हो गया, पूर्ण विराम, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक लिख देना उसी दिन की। फिर एक लाइन छोड़ के, अब मित्र के लिए था तो प्रिय मित्र राम स इसने प्रेम, ये जरूर लिख देना, प्रिय मित्र राम स इसने प्रेम। फिर ये लिखना, मैं यहां कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल का मतलब होता है ठीक ठाक। ठीक है, तो मैं यहां क्या हूं, कुशल मंगल हूं, और आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब मेन कंटेंट पे आ जाइए। क्या था कंटेंट? किस पर लिखना है आपको, कि आपके दोस्त ने आपके बुरे समय में मदद की थी, आप उसे थैंक्स कह रहे हैं। देखिए, आपने बुरे समय में मेरी सहायता की। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत दुखी था। उस समय अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और एक लाइन छोड़ के लिख देना, तुम्हारा मित्र और नाम, जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया है। हो गया अनौपचारिक पत्र। बहुत सरल होता है अनौपचारिक पत्र। बीच का कंटेंट ही तो लिखना है इसमें। आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको लिखना किस पे। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर परीक्षा भवन, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर ये बीच में जिसके लिए लिखना है प्रिय मित्र कि राम सही स्नेह प्रेम। अगर ये पिताजी के लिए होता तो हो जाता आदरणीय पिताजी, और उसके नीचे आप लिख देते सादर प्रणाम। बड़ों के लिए आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, तो ये बस, और बीच में कंटेंट और लास्ट में वही तुम्हारा मित्र, एक लाइन छोड़ के नाम। हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना है बस जी। उसके बाद आ जाइए, अब आ जाइए तीसरा जो क्वेश्चन होगा। 6 नंबर का हमने अनुच्छेद कर लिया, 5 नंबर का पत्र कर लिया, 11 हो गए। अब 9 नंबर का बचा। अब 5 नंबर में आएगा आपके पास ईमेल और उसके साथ आएगा बायोडेटा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ईमेल पे ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा आसान है। क्लियर हो गई बात? वरना अगर आपको बायोडेटा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, सब बच्चों की अपनी चॉइस है भाई, लेकिन मुझे ईमेल ज्यादा इजी लगता है। तो क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को ईमेल लिखिए। यानी कि आपके क्षेत्र में आप चाहते हैं कि एक पार्क डेवलप हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप नगर निगम के अधिकारी को एक ईमेल लिख रहे हैं। डन। तो सबसे पहले क्या आता है, देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम, इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा। वैसे हिंदी में प्रेषक प्रेषित लिखते हैं, लेकिन वो छोड़िए आप, उसमें बच्चे ना कई बार मात्राओं की गलती कर देते, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं चाहता हूं। तो आप लिख देना फ्रॉम और नीचे टू, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम में लिख देना xyz@gmail.com और टू में लिख देना abc@gmail.com। दोनों में xyz मत लिखना, एक जैसे क्यों लिखना। तो एक में लिख देना फ्रॉम का मतलब होता है जो ईमेल भेज रहा है उसकी आईडी, और टू का मतलब जिसको मैं ईमेल भेज रहा हूं, यानी कि नगर निगम अधिकारी को। तो सबसे ऊपर आएगा फ्रॉम xyz@gmail.com और टू में लिखना abc@gmail.com। क्लियर हो गया? फ्रॉम आएगा,
फ्रॉम और उसके नीचे टू आएगा, लाइन लीव मत करना इन दोनों के बीच, फ्रॉम और उसके नीचे टू, इसके नीचे सीसी ये भी आता है लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, इतना बहुत है, फ्रॉम और टू ये मेन है। क्लियर हो गई बात? बाकी कार्बन कॉपी वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम xyz@gmail.com और उसके नीचे टू abc@gmail.com, इतना क्लियर हो गया। अब उसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर विषय लिखेंगे। विषय क्वेश्चन में दिया था पार्क विकसित करने हेतु, सेम क्वेश्चन में लिखा था, या पार्क बनाने हेतु, जो भी आपकी मर्जी है, विषय छोटा लिखना, विषय पार्क विकसित करने हेतु और फिर एक लाइन छोड़ देना। यानी कि सबसे पहले हमने लिखा फ्रॉम, उसके नीचे ही हमने लिखा टू, फ्रॉम टू हो गया। फ्रॉम में था xyz@gmail.com, टू में था abc@gmail.com। फ्रॉम टू के बाद एक लाइन छोड़ के हमने विषय लिखा जो क्वेश्चन में दिया होता है, उसके नीचे फिर एक लाइन लीव कर दी, यानी कि विषय से ऊपर भी एक लाइन लीव और नीचे भी एक लाइन लीव। अब लिखेंगे आप महोदय, अब वही बीच का कंटेंट बनाना है, बहुत ईजी है। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं कोटद्वार के जौनपुर नगर का निवासी हूं, हमारे क्षेत्र में पार्क की सुविधा नहीं है, बच्चे हो या बूढ़े सभी लोगों को पार्क की आवश्यकता होती है। पार्क में लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, ताजी हवा ले सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। दैट्स ऑल। बीच में यही तो लिखना, आपने ये भी लिख सकते थे कि मैं इस ईमेल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पार्क नहीं है और पार्क नहीं होने के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हमारे क्षेत्र में पार्क होगा तो लोगों को घूमने के लिए जगह मिल जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए स्थान मिल जाएगा, हमें ताजी हवा मिल जाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें, या अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में पार्क विकसित करने की कृपा करें, जो भी आपको इजी लग रहा है। और एक लाइन छोड़ के फिर धन्यवाद और एक लाइन छोड़ के भव दिया, और जैसे हमने फॉर्मल लेटर में करा था, एक लाइन छोड़ के धन्यवाद और फिर एक लाइन छोड़ के भव दिया और फिर क्वेश्चन में जो नाम दिया है उसी नाम को लिखना बस, और बॉक्स बंद कर देना। हो गया भाई ईमेल। फ्रॉम टू, फिर एक लाइन छोड़ के विषय, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय और बीच का कंटेंट, एक लाइन छोड़ के धन्यवाद और फिर नीचे भव दिया। हो गया बस। भव दिया के नीचे जो क्वेश्चन में नाम दिया है यही तो ईमेल है। उसके बाद अब बायोडेटा कैसे लिखते हैं देखिए। हिंदी शिक्षक के लिए एक बायोडेटा लिखना है आपको। स्ववृत्त लेखन का मतलब होता है बायोडेटा। क्या होता है बायोडेटा? मान लीजिए मुझे कहीं ना जॉब के लिए जाना है, तो मैं अपना एक दो पेज का एक बायोडेटा बनाऊंगा जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन होंगी, लाइक मेरा नाम, मेरे माता का नाम, पिता का नाम, मैंने कब 10th किया, कब 12th किया, कब मैंने ग्रेजुएशन किया, मतलब मेरी पूरी पढ़ाई के बारे में भी होगा, मेरी हॉबीज क्या क्या है, इस सब के बारे में होता है। ठीक है, वही बायोडेटा होता है। तो देखिए कैसे लिखते। हिंदी शिक्षक के लिए एक बायोडेटा लिखना है आपने, टीचर के लिए। ये क्वेश्चन में नाम दिया होगा, याद रखना, आप सेम नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आपको नाम दिया होगा, ढंग से देख लेना। तो नाम इसमें श्रेया लिखा है, श्रेया की कॉपी है तो श्रेया ने श्रेया लिख दिया। ठीक है, तो नाम श्रेया, आप वो नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाम श्रेया। फिर आपको पिता का नाम लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बस जन्म तिथि ना आप इसको रट लो, 1/1/1990। अब मैं बताऊंगा इसका क्या फायदा है। इससे ये फायदा है कि 10th 12th में ना फिर आपको एयर कंफ्यूजन नहीं होगा एयर लिखने में। तो आप बस ये याद रख लो 1/1/1990 बस। बाकी आपको अपना नाम क्वेश्चन में दिया ही है, माता का नाम आप फेंक कुछ भी लिख दो, पिता का नाम आप फेंक कुछ भी लिख दो, जन्म तिथि आपको ये लिखनी है 1 जनवरी 1990। मैं बताऊंगा क्यों। फिर पता, पता क्या पता क्वेश्चन में दिया हो, पता भी कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, अगर दिया होगा तो वही लिखना, नहीं तो कुछ भी लिख देना। और मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी xyz@gmail.com। और मोबाइल नंबर भी पूरा मत लिखना इस तरीके से। ये तो ऊपर का तो कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। नाम क्वेश्चन में दिया है, माता का नाम, पिता का नाम आपने खुद से लिखना है, जन्म तिथि मैंने बता दी 1/1/1990 को रट लो, पता, ईमेल और फोन नंबर, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस दिक्कत वाली बात है जो बीच का कंटेंट है, इसको भी आप रट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या क्या है। तो इसमें आता है 10वीं। अब आपने 10वीं 2005 में किया, इसको ढंग से देख लेना जरा। 10वीं 2005 सीबीएसई बोर्ड, ये आपके सब्जेक्ट हैं, आपकी डिवीजन फर्स्ट थी, परसेंटेज आप कुछ भी लिख दें। उसके बाद 2 साल बाद आप 12वीं बता दें, सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट लिख देना और ये प्रथम जो भी आपकी परसेंटेज है। फिर आप ग्रेजुएशन बता देना, जहां से भी कोई भी, दिल्ली विश्वविद्यालय लिख दिया मैंने, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट पोजीशन। फिर मैंने बीएड लिख दिया, क्योंकि टीचर के लिए बीएड करना जरूरी होता है, याद रखना। अगर टीचर के लिए कोई आएगा तो आप बीएड लिख देना और वही दिल्ली विश्वविद्यालय, सब्जेक्ट कुछ भी लिख देना, वो आपकी मर्जी है। बस 10th 12th ग्रेजुएशन और मैंने प्रोफेशनल। कई बार ये क्वेश्चन में भी दी होती है कि आपने बीएड इस सब्जेक्ट से किया है या आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप सेम वही लिख देना। ज्यादातर क्वेश्चन में ये लास्ट की क्वालिफिकेशंस भी दी होती है। 10th 12th तो आपने लिखना ही है, उसके बाद कई बार क्वालिफिकेशन क्वेश्चन में दी होती है तो आप वहीं से उतार देना। डन हो गया ये। उसके नीचे बस फिर ये रट लेना, ये सब में सेम आएगा।
अन्य संबंधित योग्यताएं, आपके अंदर और क्या क्या क्वालिटीज है, कंप्यूटर का ज्ञान, 2 वर्ष का अनुभव, उसके बाद आपकी उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट, विद्यालय की हॉकी टीम का कप्तान, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, और उसके बाद लास्ट में आता है उद्घोषणा। उद्घोषणा में आप ये लिखेंगे कि मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही हैं, और उसके नीचे दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर। बस जी, देखिए बस आपको ना बीच का याद करना है, 10 12, बाकी ऊपर का तो कंफर्म ही है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि मैंने बता दी 1/1/1990, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये तो आपको पता ही है। बीच का 10 12 याद कर लो, और उसके बाद की डिग्री उन्होंने प्रश्न में दी होती है, वहीं से उतार लेना, बस 10 12 तो याद करना है, और नीचे फिर इसको रट लो, अन्य संबंधित योग्यताएं, उपलब्धि और उद्घोषणा। बस 4-5 लाइन तो है, 5 नंबर आपके ये भी पक्के, और ईमेल और भी सरल था, दोनों ही सरल है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया 16 नंबर। अब बचे 4 नंबर, यानी विज्ञापन और संदेश आएगा, उनमें से आपको एक करना है जो आपको आसान लगे। हम पहले विज्ञापन करेंगे। देखिए विज्ञापन है, विज्ञापन था आप लोगों के पास किसी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। किस पर बनाना है हमको विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, मोमबत्ती पर। तो ऊपर लिख दो नेहा मोमबत्ती। मैंने नेहा मोमबत्ती क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में मोमबत्ती का ब्रांड नहीं दिया गया था। अगर ब्रांड दिया होता तो मैं वही नाम लिखता, लेकिन उन्होंने बोला मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं भाई, जब नाम ही नहीं दिया तो मैंने लिख दिया नेहा मोमबत्ती। सबसे ऊपर टॉप में हेडिंग लिखना है आपको अच्छे से, डन। और थोड़ा सा उसके बाहर शेडिंग कर देना। शेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल लगा दो, आपको 10 मिनट में विज्ञापन बन जाना चाहिए। नेहा मोमबत्ती लिख दो और उसके बाहर ऐसे ऐसे कर देना, बस जी ये स्काई की तरह हो गया बस। और उसके नीचे फिर एक स्लोगन लिख देना, ये वाला ही लिख दो, फायदे का सौदा पाओ, नेहा मोमबत्ती घर ले जाओ। कितना सरल है, फायदे का सौदा पाओ, नेहा मोमबत्ती घर ले जाओ, और उसके बाहर भी इस तरीके से बना देना। यानी सबसे टॉप में हेडिंग, उसके नीचे कोई भी स्लोगन बना दो आप, 1 लाइन का, 2 लाइन का। याद आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कुछ बना ही देना स्लोगन। और उसके नीचे फिर उसकी प्रोडक्ट की 4-5 विशेषताएं लिख देना, जैसे कम दाम में, मजबूत, अलग अलग रंगों में, अधिक चले, एक के साथ एक फ्री, 10% की छूट। कुछ भी बना दो मोमबत्ती की। मोमबत्ती कैसी होती है, कम दाम में, खुशबूदार, मजबूत, अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिजाइन में, अधिक चले, है ना, अधिक रोशनी। कुछ भी लिख दो, 4-5 लिखनी है बस। और साइड में पिक्चर जरूर बना देना, ऐसे पिक्चर बनाना, और उसकी कीमत जरूर लिख देना, प्राइस। और लास्ट में लिख देना संपर्क सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध, क्योंकि मोमबत्ती जनरल स्टोर में भी मिल जाती है। तो संपर्क सभी जनरल स्टोर में उपलब्ध हो गया बस। और लास्ट में बॉक्स को बंद कर देना। आप स्केल से बनाना बॉक्स, आप इतना डिजाइन वाला मत बनाना, स्केल से बना देना। तो सबसे ऊपर प्रोडक्ट का नाम, स्लोगन, पिक्चर, उसकी 4-5 विशेषताएं, और नीचे एड्रेस, हो गया आपका बस विज्ञापन, डन। कट फट मत करना बस। और उसके बाद है संदेश। संदेश भी बहुत आसान होता है। देखो, अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए। यानी आपके छोटे भाई का बर्थडे और आपने उसको एक बधाई संदेश लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, तो सबसे ऊपर टॉप में हेडिंग डाल देना संदेश या बधाई संदेश, जो भी संदेश आपको लिखना है। आप केवल संदेश भी लिख सकते हैं। सबसे टॉप में लिख देना बस संदेश, लिख दिया। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के इधर साइड दिनांक लिख देना और इधर साइड समय लिख देना। कई लोग आपको बोलेंगे कि दिनांक के नीचे आप समय लिखेंगे, लेकिन आप साइड में लिखना, ठीक है। कई बुक्स में ना आपको दिनांक के नीचे भी समय मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आप ऐसे लिखना। सबसे टॉप में हेडिंग डालना संदेश, क्लियर हो गई। 1 लाइन छोड़ के इधर दिनांक लिख देना, इधर समय लिख देना। दिनांक 28/2/2025, समय प्रातः 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आप लिखना चाहो। अब मित्र के लिए था, छोटे भाई के लिए था, तो लिखना प्रिय छोटे भाई राम, और नीचे लिखना तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। यह जन्मदिन तुम्हारा सबसे खास जन्मदिन हो। 40 वर्ड्स का लिखना होता है बस जी। और साइड में आप पिक्चर ऑप्शनल है, बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, टाइम है तो बना देना, नहीं तो छोड़ देना। और लास्ट में लिख देना 1 लाइन छोड़ के तुम्हारा बड़ा भाई, और नाम आपको प्रश्न में दिया होगा, और पूरे को बॉक्स में बंद कर देना। बस यही होता है संदेश। ऊपर संदेश, फिर दिनांक, समय, फिर बीच का कंटेंट, और लास्ट में 1 लाइन छोड़ के तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हो। बस पिक्चर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो। बस हो गया आपका संदेश। देखिए ये आपका 20 मार्क्स का है। फिर भी आपको बहुत सरल है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में कोई भी सवाल है बेझिझक पूछिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको क्या वीडियो चाहिए, कैसी चाहिए, वैसे ही कंटेंट मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।